आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 जुलाई 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की शिफ्टिंग से मचा हंगामा, क्या खुलने वाला है नया जंगी मोर्चा, ईरानी आर्मी का इंतकामी ऐलान, आयतुल्लाह अली खामनेई का बदला लेने की खाई कसम, जंग रुकी या तूफान से पहले की है ये खामोशी, पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है बताएंगे हम। इसराइल फिर ईरान पर बमबारी को बेकरार, अमेरिका से कहा बस एक सिग्नल की है दरकार। और इन्हीं खबरों के साथ देखिए गजा में फिर हुआ बड़ा हमला, उधर रूस पर 400 ड्रोन ने बोला धावा, जहाज बना आग का गोला। और लेबनान में जंग की नई तैयारी, क्या हिजबुल्लाह के लिए जमीन होने जा रही तंग, आखिर जोसेफ ऑन की मीटिंग से क्यों तेज हो गई हलचल बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं शो की और वो खबरें हमने चुनी हैं जो इस वक्त शाम तक सुर्खियां बनी हैं। अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज़ों में गिने जाने वाले F-22 रैप्टर अब इसराइल से वापस भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 12 F-22 फाइटर जेट्स इसराइल के ऑफ द एयर बेस से उड़ान भरकर वापस ब्रिटेन चले गए हैं। ये शिफ्टिंग सवाल खड़े कर रही है। ये वही एडवांस फाइटर जेट हैं जिन्हें ईरान के खिलाफ लाया गया था। ये वही एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जिन्हें अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटजिक मौजूदगी मजबूत करने और किसी भी बड़े टकराव को रोकने के मकसद से तैनात किया था। तो क्या टकराव नहीं होने जा रहा? ज़रा सुनिए, 2 ऑप्शंस दूंगा आपको, आप खुद बताइएगा कौन सा सही है। अब इन फाइटर जेट्स की वापसी को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मतलब हो सकता है कि अमेरिका को लग रहा है कि ईरान के साथ मौजूदा टकराव अब रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है, इसलिए वो अपने सबसे कीमती मिलिट्री एसेट्स को वापस बुला रहा है। वहीं दूसरी राय ये भी है कि अमेरिका अब ईरान के साथ किसी नए और बड़े टकराव के अंदेशे को देखते हुए अपने सबसे अहम फाइटर जेट्स को पहले ही ज़्यादा महफूज जगह पर ले जा रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे मोर्चे से इस्तेमाल किया जा सके और किसी भी मुमकिना नुकसान या मिसाइल हमले से बचाया जा सके। हालांकि फ़िलहाल अमेरिका की तरफ से इन F-22 जेट्स की वापसी की वजह पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर यह खबर चल निकली है, लेकिन इनकी वापसी को लेकर अभी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी असली वजह क्या है यह अभी साफ नहीं हुई है। अमेरिका बताएगा, कितनी बताएगा, कितनी छुपाएगा, ये हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इसराइल से इंतकाम लेने का खुला ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई की दोपहर आई एक बड़ी खबर के मुताबिक IRGC के चीफ अहमद वहीदी ने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के कत्ल का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अब ये वहीदी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जो जुर्म किया है उसे तारीख़ कभी नहीं भूलेगी, ईरान तो कभी भूल ही नहीं सकता। अहमद वहीदी ने कहा कि इंसाफ का पूरा होना और इन मुजरिमों, ख़ास तौर पर बच्चों का कत्ल करने वाली अमरीकी फ़ौज को उसकी सज़ा मिलना अब एक तयशुदा मकसद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इस्लामी इनकलाब यानी ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट के तमाम दुश्मन ये अच्छी तरह समझ लें कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को शहीद करके वो हरगिज़ रेजिस्टेंस का परचम झुका नहीं सकते। अहमद वहीदी ने साफ कहा है दोस्तों कि शहीदों का इंतकाम लेना और इस हमले के ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा देना ईरान का हक़ भी है, फ़र्ज़ भी है और ये मुतालबा कभी भुलाया नहीं जाएगा। यानी ईरान कह रहा है कि सैयद अली खामनेई की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा, जैसा कि ईरान की पब्लिक भी चाहती है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक ही दिन पहले या कुछ घंटों पहले मशहद में, ईरान के शहर मशहद में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तानातनी अब भी बरकरार है। अब ज़रा समझिए कि पर्दे के पीछे क्या डिप्लोमेसी चल रही है और ये चाल है, वक्त ख़रीदने का एक बहाना है या कुछ और। फुल स्केल जंग को छिड़ने से रोकने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं बताया जा रहा है, लेकिन इन कोशिशों में धमकियां और चालबाजियां दोनों शामिल हैं। 2 दिनों तक चले ज़बरदस्त हमलों के बाद फ़िलहाल मिडिल ईस्ट में कुछ हद तक खामोशी दिखाई दे रही है, लेकिन ये खामोशी कब तक रहेगी इसको लेकर अभी भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। 10 जुलाई को अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच तानातनी कम करने की कोशिशें जारी हैं दोनों तरफ से। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया
कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है और दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेक्निकल बातचीत अभी भी जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जानबूझकर हमलों और रुकावट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की ताकि एक तरफ ईरान पर प्रेशर बना रहे हमलों के जरिए, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी बंद ना हो। CNN ने कई अमरीकी अफसरों के हवाले से बताया है कि अगर ज़रूरत पड़ती तो अमेरिका पिछली रात भी नए हमलों के लिए पूरी तरह तैयार था और वो हमले कर सकता था। लेकिन फिलहाल मिलिट्री एक्शन के बजाय अमेरिका डिप्लोमेसी को तरजीह दे रहा है। हालांकि अमरीकी ऑफिशियल ने यह भी साफ कहा कि अगर, सुनिए धमकी भी है, अगर हालात फिर बिगड़ते हैं तो हमले दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हाल फिर से बेहाल है। जहाज़ों की आवाजाही, जहाज़ों की मूवमेंट एक बार फिर से बुरी तरह कम हो गई है। यकीन मानिए ऐसे ही चला तो महंगाई फिर से बढ़ेगी। इसका असर इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर भी दिखाई देने लगा है, जो पहले ही तेल की सप्लाई में आई सबसे बड़ी रुकावट से जूझ रहा है। यानी बंदूकें खामोश ज़रूर हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग पूरी तरह रुकी है या सिर्फ कुछ देर के लिए थमी है, इसका जवाब आने वाले कुछ घंटे ही देंगे। यकीन मानिए जंग होगी, नहीं होगी, हमले होंगे खाली हल्के, ये सब अगले कुछ घंटों में क्लियर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। सीज़फायर के बाद से ईरान ने सिर्फ अरब मुल्कों पर हमले किए, इसराइल पर एक भी अटैक नहीं किया। लेकिन इसराइल फिर से ईरान पर बमबारी करने के लिए बेकरार है और इसके पीछे उसका एक बड़ा डर छुपा हुआ है। एक तरफ ईरान खुलकर इंतकाम लेने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका के बीच जंग को टालने की कोशिशें भी जारी हैं। पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर पहले ही फिक्रमंद है और ज़्यादातर मुल्क नहीं चाहते कि ये टकराव एक पूरी जंग में बदल जाए। लेकिन इसराइल, उसका रुख कुछ और ही दिखाई दे रहा है। 10 जुलाई की दोपहर के बाद इसराइल से आई रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर उतरने के लिए तैयार बैठी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल के अंदर कुछ अफसर ये चाहते हैं, कुछ ऑफिशियल्स चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस टकराव में इसराइल भी दोबारा सीधे हमले शुरू करे। अब ईरान ने तो मौका दिया नहीं कि इसराइल पर हमला करता तो इसराइल कूद जाता, तो इसराइल चाह रहा है कि उसे दोबारा मौका मिले। हालांकि उन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मंजूरी का, आखिरी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं इसराइल वाले ऑफिशियल्स। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इसराइली अफसरों का अंदाज़ा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का ये सिलसिला अभी कई दिन और चल सकता है। ये जो बीच में पॉज आया है ये कुछ है नहीं, कभी भी हमले फिर होंगे और कई दिन तक चलेंगे। उधर न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी यरूशलेम के एक ज़राए के हवाले से, एक सोर्स के हवाले से दावा किया कि इसराइल इस जंग को पूरी तरह दोबारा शुरू करने में दिलचस्पी रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक उस सोर्स ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर वही करेंगे, यानी हमले। उस सोर्स ने अखबार से ये भी कहा कि इसराइल नहीं चाहता कि उसके लोगों को, इसराइलियों को फिर से बंकरों में जाकर छिपना पड़े, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ जंग में यही कीमत चुकानी पड़ी तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। लोग वापस बंकरों में जाएंगे। ईरान की खबरों से बाहर निकलते हैं। इसराइल ने गज़ा में एक और बड़े हमले का दावा किया है 10 जुलाई को। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने गज़ा के जुनूबी हिस्से में एक एयर स्ट्राइक के दौरान हमास के एक कमांडर को मार दिया है। इसराइल के मुताबिक मारे गए शख्स का नाम याह्या सईद मोहम्मद हमदान था। इसराइली फ़ौज का दावा है कि वो अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की नुखबा फोर्स का कमांडर था और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में वो रीझम इलाके पर हुए हमले में शामिल था। इसराइली फ़ौज ने ये दावा भी किया है कि याह्या सईद मोहम्मद हमदान उस वक्त इलाके में मौजूद उसकी फ़ौज के लिए, जब वो मारा गया है तब उसकी फ़ौज के लिए फ़ौरी ख़तरा बना हुआ था, इसलिए उसे एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे पर हमास की तरफ से फ़िलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है और इसराइल के इस दावे की आज़ादाना तस्दीक भी अभी तक नहीं हो सकी है। तस्वीरें और ख़बर IDF ने शेयर की है। एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से बाहर की है, वो सुन लीजिए। रूस पर यूक्रेन ने करीब 400 ड्रोन से हमला बोल दिया। यूक्रेन ने अब रूस की ऑयल सप्लाई को भी बड़ा झटका देने की कोशिश की है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस के एक ऑयल टैंकर का हाल दिखाई दे रहा है, जिसे
अज़ोव सी में, अज़ोव समंदर में निशाना बनाया गया। इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर से ज़बरदस्त तेज़ हो गई है। रशिया का कहना है कि 10 और 11 जुलाई की रात यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उसकी एयर डिफेंस फोर्स ने मुल्क के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के 376 ड्रोन मार गिराए। कुछ जाकर टकराए भी, उन्होंने तबाही मचाई। रूस का कहना है कि इन हमलों के दौरान कई ऑयल फैसिलिटीज़ को भी निशाना बनाया गया जहां आग लगने की खबर सामने आई। इट मीन्स कि वहां ड्रोन जाकर हिट हुए, एयर डिफेंस रोक नहीं पाया। हालांकि रूस ने ये नहीं बताया कि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ। उधर आप जहाज़ को जलने के बाद उसकी हालत देख ही रहे हैं क्या है, ये रूस का जहाज़ है, तो नुकसान तो ये भी हुआ है, ऑयल फैसिलिटीज़ में भी हुआ है, अंदर का क्या रूस बताएगा। उधर यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बना रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस जिस तरह उसके शहरों और एनर्जी सिस्टम पर हमला करता है, उसी के जवाब में वो भी रूस की मईशी यानी कि इकनॉमिक और मिलिट्री सप्लाई से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस का ये भी दावा है कि मार गिराए गए ड्रोन में से कई मॉस्को और उसके आसपास के रीजन की तरफ भी बढ़ रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। मॉस्को कैपिटल है, कैपिटल में एयर डिफेंस सिस्टम्स की भरमार है, कैपिटल में क्रेमलिन है, क्रेमलिन में पुतिन है। हमले गहराई तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, लेबनान में इंटरनल हलचल कुछ तेज हो गई है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और लेबनानी फौज के चीफ रोडोल्फ हाइकल के बीच एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक इतनी अहम है कि दुनिया भर के अखबारों ने 10 जुलाई को इसको हेडलाइंस बना लिया। इस बैठक में ख़ास तौर पर जनूबी लेबनान की सिक्योरिटी, वहाँ की सूरत हाल और मुद्दों पर बात हुई, जहाँ इसराइल लगातार कई गांवों और कस्बों पर हमला कर रहा है। बैठक में उस प्लान पर भी गौर किया गया जिसके तहत कुछ तयशुदा इलाकों में लेबनानी फ़ौज की तैनाती की तैयारी चल रही है, यानी वहाँ से हिजबुल्लाह को हटाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों से इसराइली फ़ौज के पीछे हटने के साथ साथ लेबनानी फ़ौज को तैनात किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस उस फार्मूले का हिस्सा है जिस पर अमेरिका की मीडिएशन में इसराइल और लेबनान के बीच अप्रैल से बातचीत चल रही है। हालांकि इस समझौते में इसराइल के लिए साउथ लेबनान के उन तमाम इलाकों से पीछे हटना ज़रूरी नहीं है जिन पर उसने अब भी कब्जा कर रखा है। मतलब इसराइल बना रहेगा। कमाल बात है। इतना ही नहीं, इसराइल पहले ही इशारा दे चुका है कि अगर उसे ज़रूरत महसूस हुई तो वो लेबनान के अंदर आगे भी हमले जारी रख सकता है। जोसेफ ऑन और उनके आर्मी चीफ के बीच बात हुई है हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान से समेटने की, क्योंकि वहाँ पर लेबनानी फ़ौज तभी तैनात हो सकेगी जब आईडीएफ वहाँ से निकले, और आईडीएफ वहाँ से तब निकलेगी जब हिजबुल्लाह को वहाँ से हटा दिया जाए। यानी पहला फेज़ हिजबुल्लाह को हटाना है, और इसी एतबार से इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इन्हीं खबरों के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत सी खबरें हैं जो दी जानी बाकी हैं, बड़ी हैपनिंग्स हैं, और इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ा सा देर लग जाएगी क्योंकि डिटेल में साफ और आसान ज़ुबान में ख़बर बनाने में वक्त लगता है। सलामत रहिए, खुश रहिए।